So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very great. तो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज इनकम टैक्स और उसके आज हम यूनिट 1 स्टार्ट कर देंगे जिसमें हम जो है बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो यूज होती है इनकम टैक्स में उसको अच्छे से कवर करेंगे। राइट तो ये यूनिट 1 जो है ये कंसिडर करना है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट है जो भी आने वाली यूनिट है उनमें से। एंड जो इनकम टैक्स में जो यूनिट 1 का कवरेज रहता है वो 18 से 19 नंबर का रहता है, मतलब 90 में से 18 से 19 नंबर आपके यूनिट 1 से ही कवर हो जाएंगे। राइट तो हम ये यूनिट 1 करेंगे आज अच्छे से। एंड यूनिट 1 में मैं बताऊं तो आज हम क्या एग्जैक्टली करने वाले हैं वो भी मैं आपको एक बार आइडिया दे देता हूँ। इसमें जो है हम करेंगे बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, यूनिट 1 में हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट कवर करेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स में क्या कवर करेंगे हम वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें हम कवर करेंगे एक ये पर्सन कि पर्सन कौन होता है। ठीक है, पर्सन कौन होता है, असेसी कौन होता है, जो इसमें आप टर्म्स देख रहे हो। राइट, पर्सन हो गया, असेसी हो गया, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक चीजें हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। और साथ साथ में बताऊं तो इसमें से ठीक है ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज ये कवर करेंगे। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हम कवर करेंगे जो आपको आगे वाली यूनिट्स में बहुत हेल्प देगा। राइट तो हम इसे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो उसके लिए हम चलेंगे सबसे पहले नोटबुक के ऊपर। तो चलिए नोटबुक पे चलते हैं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए और मैं भी एक एफिशिएंट तरीके से आपको चीजों को समझा पाऊं। राइट चलिए नोटबुक पे चलते हैं। नहीं, चलिए तो अब अपना इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट टू आस्क यू गाइस कि अभी तक आपने जो बीट इन बीकॉम प्रोग्राम, बीट इन बीकॉम ऑनर्स, एज लॉन्ग एज यू आर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने सेम 1-2 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करा होगा या और सेम 4 में कॉस्ट अकाउंटिंग करा होगा। बट जो इस बार के अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इनकम टैक्स, स्पेसिफिकली इनकम टैक्स, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट होने वाला है जितना भी आपने अभी तक पढ़े हैं। तो इसको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें बिल्कुल भी लीनियंसी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मान लो आपने एक यूनिट में भी छोटा सा भी ब्रेक ले लिया ना कि चलो मैं लेटे लेटे देख लेता हूँ, तो आपका पूरा यूनिट में पढ़ना ही मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप लिंक नहीं कर पाओगे, सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो हमारी स्ट्रैटेजी भी यही रहेगी, जैसे मैं यूनिट 1 आपको करा रहा हूँ तो उससे कुछ टॉपिक्स करा दिए। वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी सीक्वेंस में चलूँ, बट कुछ चीज़ें जैसे मान लो कुछ चीज़ें जो हैं यूनिट 1 की चीज़ें वो यूनिट 4 में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 2 में इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 2 की चीज़ें 1 में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मैं कुछ कुछ आपको उसका हिंट भी देता रहूँगा थोड़ा सा, जिससे आप क्वेश्चंस को कर पाओ। ठीक है, क्योंकि सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है एंड हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम यूनिट 1 एज आई टोल्ड यू हम इसमें हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर करेंगे। ठीक है, इसको करने से पहले एक बार आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा। तो एज यू कैन सी कि हमारा जो ये है सिलेबस है इसका बीकॉम इसका इनकम टैक्स का, उसमें हमारे पास कितनी यूनिट है, उसमें हमारे पास 5 यूनिट है। राइट तो इसमें आप देख सकते हो कि यूनिट 1 हमारी इंट्रोडक्शन है, जहाँ पे हमारे जो एग्जाम वेटेज है वो 18 to 20 मार्क्स का पूछा जाता है आपका यूनिट 1 में से। 2 में क्या होता है, कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, उसमें 20 से 25 नंबर का पूछा जाता है। एंड यूनिट 3 में 25 नंबर का, 4 में 15। आज हम जो करने वाले हैं स्टार्ट, वो करने वाले हैं यूनिट 1। यूनिट 1 स्टार्ट करने वाले हैं तो इसकी वेटेज कितनी है, एज यू कैन सी उसकी वेटेज है 18 से 20 नंबर की। ठीक है, तो इसको हम बहुत मन लगा के करेंगे। ठीक है, 18 से 20 नंबर का हम मन लगा के करेंगे एंड इस तरीके से करेंगे कि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो बहुत बच्चों के डाउट्स होते हैं वो भी एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर हम फाइनली यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हर कोई मेरे से पूछ रहा था अभी कि जैसे मैंने वीडियो डाली, सर इनकम टैक्स में जो थ्योरी कितने मार्क्स की आती है। ठीक है, इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट है उसमें 90 में से कितने नंबर की थ्योरी आती है, ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कितने मार्क्स की कितनी थ्योरी आती है। जैसे 20 नंबर का यूनिट 1 में वेटेज है तो थ्योरी कितने मार्क्स की होगी, या इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी में थ्योरी कितने मार्क्स की होगी। बट एक बेसिक आइडिया दे दूँ मैं आपको, तो ऐसा रहता है कुछ 65% आपका प्रैक्टिकल रहता है एंड 35% आपकी थ्योरी रहती है। ठीक है, ये इसका वो थोड़ा सा वो बेसिक इंट्रो है। एंड एक चीज़ और बच्चे बहुत पूछते हैं कि हमें बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है। तो बुक के लिए आई वुड से कि द बुक यू कैन प्रेफर इज
दिस गिरीश आहूजा, ठीक है। आप कौन सी बुक प्रेफर कर सकते हो? गिरीश आहूजा बुक को प्रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ शिवदास की मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, उसकी पीडीएफ को लुक एट कर सकते हो, देन यू विल बी फ्री टू गो, ठीक है। तो बुक्स कौन कौन सी प्रेफर करनी है आपको? गिरीश आहूजा प्रेफर करनी है। हम जो लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं उसी बुक की हेल्प से कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम गिरीश आहूजा सर की बुक से ही करेंगे उसमें, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो PYQs एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ही दे रखे हैं, ठीक है। तो बुक कौन सी प्रेफर करनी है, ये डाउट क्लियर कर दिया मैंने आपका। इनकम टैक्स में थ्योरी कितने मार्क्स की आती है वो क्लियर कर दिया। इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो यू कैन पिंग मी ओवर कमेंट सेक्शन, ठीक है। मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा आपके जो भी डाउट्स होंगे, ठीक है। तो ये अभी तक जो 2 क्वेश्चन मेरे को मिले थे वो मैंने कवर कर दिया। अब चलिए यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। आई नो बहुत डिले हो गया, सो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 1। तो यूनिट 1 में आप देख सकते हो कि यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। हम इसमें इनकम टैक्स का बेसिक इंट्रो कवर करेंगे। तो इसमें हमें करना है बेसिक कंसेप्ट कवर करना है एंड रेजिडेंशियल स्टेटस। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे खाली ये टॉपिक कवर कर दे, बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट जब तक आपके इंप्रूव नहीं होंगे जब तक आप आगे चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, जब तक आपको यही नहीं पता होगा एसएससी कौन है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, राइट। तो मैं आपका इसमें बेसिक पूरा क्लियर कर दूंगा, मतलब पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा कि जिससे आपको जो भी आगे हम टॉपिक्स करें कुछ भी करें तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या कहता है, हमारे पास 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, आपने पढ़ा होगा अभी अपनी 12th में भी। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जिसमें जो जब आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, इसमें पे कौन करता है? डायरेक्टली इंडिविजुअली पे करता है सरकार को, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें जैसी आपकी इनकम बढ़ी वैसी जैसे आपने ज़्यादा पैसे कमाने स्टार्ट करे आपको टैक्स भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप कितने भी पैसे कमा लो, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? आप कितने भी पैसे कमा लो आपको एक सर्टेन अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। चाहे आप 2 करोड़ कमा रहे हो जब भी आपको उतने देने पड़ेंगे, जब अगर आप 20 रुपये कमा रहे हो तब भी आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में हमें जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से करना है वो क्या करना है, हमें डायरेक्ट टैक्स को कवर करना है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर ही इनकम टैक्स आता है, ठीक है। ये जो चीज़ है हमारी, ये है हमारी कौन से सेम में, ये हमारी 6th सेमेस्टर में, ठीक है। हमें इस 5th सेम में ये वाला इनडायरेक्ट टैक्स करना है। ये मैंने थियोरेटिकली आपको बता दिया कि इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में एग्जांपल हो गया जीएसटी एंड कस्टम लॉ, ठीक है। आप 6th सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ोगे। हमें किससे फोकस करना है? इनकम टैक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, तो उसमें हम पढ़ते हैं अच्छे से क्या इनकम टैक्स एक्ट 1961 है क्या। 1961 में एक इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया था जिसमें बोला गया था कि जो भी पैसे अच्छे खासे कमा रहा है, जो भी अमीर आदमी है, उसको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सरकार को देनी पड़ेगी जिससे वो अपने एक्सपेंसेस को बेयर आउट कर सके। अब आप कहोगे कि सरकार तो कुछ खर्चा करती नहीं है। सरकार भाई ना करने में भी थोड़ा बहुत खर्चा तो मतलब डिसेंट खर्चा तो करती है। जैसे हाईवेज, रोड्स, हॉस्पिटल्स, ये सब जो बनवा रही है सरकार, वो कैसे बनवा रही है? आपके टैक्स के पैसों से ही तो बनवा रही है, राइट। तो हमें इसमें ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 हो गया है एंड इसमें हमें क्या करना है, बेसिक इंट्रो कवर करते हैं। तो इसमें जैसे फर्स्ट बेसिक पॉइंट है असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? तो असेसमेंट ईयर होता क्या है? असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, वो असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? वो साल जिसमें हम अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको अच्छे से समझाता हूँ कैसे। मान लो अभी क्या चल रहा है, मतलब रियलिटी ले लो। जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेसमैन हो, ठीक है। तो आपने 2023 से 24 में कुछ XYZ अमाउंट कमाई, राइट। आपने 2023 से 24 में कुछ XYZ अमाउंट कमाई। अब उसके बाद आपने क्या करा, उसके बाद आपने क्या करना होता है, XYZ अमाउंट कमाई 2023-24 में। अब जो इसका पैसा पे करोगे आप, जो आपने XYZ छोड़ो, मैं इसमें पैसे ले लेता हूँ। मान लो आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है, 2023 से 24 में। अब आप जो इस पे टैक्स पे करोगे, ठीक है, 1 करोड़ के प्रॉफिट पे जो आप टैक्स पे करोगे वो कैसे करोगे, ठीक है। अब 2024 से 25, ठीक है, 2024 से आप टैक्स कब पे करोगे इसका? 1 करोड़ की अमाउंट आपने, ये क्या कहते हैं, 31 मार्च 2024 तक आपने काम करा होगा,
ठीक है, 31 मार्च 2024 तक आपने काम करा, 1 करोड़ रुपए कमा लिया आपने। अब उसके बाद 2024 से 25 तक आप टैक्स कैसे पे कर पाओगे? आप 24 का महीना खत्म हुआ तो उसी टाइम कैसे कर दोगे? ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला जाता है कि आपको जो पैसे पे करने होते हैं, जो आपने सुना होगा एक बहुत फेमस टर्म, ITR। ठीक है, जो ITR फाइल करनी होती है आपको, कब करनी होती है? इनकम टैक्स कब पे करना होता है आपको? 31 सितंबर। ठीक है, 31 सितंबर या 31 जुलाई, ये लास्ट डेट होती है पे करने की। तो आपने देखो पैसे तो कमाए 2023-24 में, पे कब कर रहे हो? 31 जुलाई को। कौन से अमाउंट पे कर रहे हो? जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। आप कौन से पे कर रहे हो? जो आपने प्रीवियस ईयर में पैसे कमाए, उसके पैसे आप कब पे कर रहे हो? करंट ईयर में। तो जो वो करंट ईयर होता है जिसमें हम पिछले साल के का टैक्स पे करते हैं, वो होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, जिस ईयर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हैं वो असेसमेंट ईयर। इस ईयर में हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा। ठीक है, 31 मार्च को हमारा सेशन खत्म हुआ। मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 6 महीने आपने, 5-6 महीने आपने पूरी कैलकुलेशन करी प्रॉफिट की। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो असेसमेंट ईयर होता है उसमें जो प्रॉफिट कैलकुलेट करा जाता है वो प्रीवियस ईयर का कंसीडर करा जाता है, जैसे मैंने आपको समझा दिया। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन फॉर्मल जो आपको एग्जाम में लिखने को आ जाती है कभी कभार, तो उसमें वो क्या लिखोगे? असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ। असेसमेंट ईयर क्या होता है? 12 महीने का पीरियड होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च का, जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल पे स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं असेसमेंट ईयर का। तो असेसमेंट ईयर जैसे 2024, जैसे मैंने आपको बताया, जो असेसमेंट ईयर होगा 2024-25 का, वो कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2024 का, एंड कब होगा? 31 मार्च 2025 को। एंड इसकी पेमेंट आपको कब करनी होती है? आपको विद इन 5 मंथ्स के अंदर इसकी पेमेंट नेक्स्ट ईयर में करोगे। तो जो टैक्स चार्ज करा जाता है हर असेसमेंट ईयर में, वो कौन सी इनकम पे करा जाता है? जो असेसी ने कमाई है। असेसी कौन होता है बताता हूँ आपको। ठीक है, टैक्स लिवाइड इन ईच असेसमेंट ईयर। जो टैक्स लिवाई करा जाता है, चार्ज करा जाता है हर असेसमेंट ईयर में ऑन द टोटल इनकम। ठीक है, अब असेस जो चार्ज पे करता है एसएससी प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो ये बोल क्या रहे हैं कि जो टैक्स होता है आपका, वो जो आपको ने को पिछले साल का टैक्स देना है, वो आप जो जिस साल में देते हो, करंट ईयर में देते हो प्रीवियस ईयर का टैक्स, तो जो करंट ईयर होगा वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है, वो हमारा असेसमेंट ईयर होगा। तो इसमें हम पहले बात करते हैं कि असेसी होता क्या। आपने असेसी वर्ड तो सुना, पर असेसी होता क्या? असेसी क्या होता है? असेसी एक पर्सन होता है। ठीक है, असेसी किसे बोलते हैं? असेसी इज अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू पे इनकम टैक्स। असेसी वो पर्सन होता है जिसको, जो एलिजिबल होता है इनकम टैक्स पे करने के लिए। असेसी कौन होता है? असेसी एक वो पर्सन होता है जो एलिजिबल होता है इनकम टैक्स को पे करने के लिए। ठीक है, आपको आई होप ये क्लियर हो गया होगा असेसी कौन होता है, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है। असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है? करंट ईयर होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर वो आज का साल है जिसमें हम पिछले साल वो का टैक्स भुगतान कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया असेसमेंट ईयर के बारे में। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रीवियस ईयर क्या होता है? ठीक है, प्रीवियस ईयर देखते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर होता है आपका, वो क्या होता है? इसमें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, जो प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर क्या होता है? वो साल जो असेसमेंट ईयर से जस्ट पहले होता है। जैसे मैंने बताया, अगर आपका असेसमेंट ईयर जिस साल आप टैक्स का भुगतान कर रहे हो वो 2024-25 है, तो जो आपका प्रीवियस ईयर होगा वो कौन सा होगा? 2023-24। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस ईयर की कहानी। प्रीवियस ईयर छोटा सा था, असेसमेंट ईयर जनरली पूछते हैं, प्रीवियस ईयर भी पूछेगा तो आप लिख सकते हो, बेसिक सा ही लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता। ठीक है, अब हम कुछ कुछ केस, एक्सेप्शनल केसेस करते हैं जहां पे जो अपना प्रीवियस ईयर का जो पैसा होता है वो असेस करा जाता है इन द सेम ईयर, जिसमें आपने अगर 2023-24 में पैसा कमाया। ठीक है, अगर आपने 2023-24 में पैसा कमाया, ठीक है, पैसा कमाया आपने, तो आपको कब पे करना पड़ेगा? आपको 2024-25 में नहीं पे करना पड़ेगा। ये वो केसेस हैं, आपको कब पे करना पड़ेगा? 2023-24 में ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कब पे करना पड़ेगा? 2023-24 में ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम वो केसेस पढ़ रहे हैं जहां पे जो इनकम होगी प्रीवियस ईयर की, उसको उसे उसी साल देना पड़ेगा, ना कि असेसमेंट ईयर में उसको 5 महीने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं आपको, नेक्स्ट ईयर का
टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कूल। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। अब हम वो केसेस पढ़ते हैं फाइनली। तो वो केसेस क्या है? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 172। ठीक है, सेक्शन 172 के अकॉर्डिंग अगर कोई शिपिंग बिजनेस है एक नॉन रेजिडेंट का, एक नॉन इंडियन का एक शिपिंग बिजनेस है, इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि आप जो हो, आप खिलौने वगैरह मंगाते हो चाइना से। ठीक है, ये कंट्री हो गई चाइना। आप मोटे व्यापारी हो, ठीक है, चाइना से आप खिलौने मंगाते हो। अब चाइना से आप मान लो 1 करोड़ रुपए के खिलौने मंगाए। चाइना से आपने 1 करोड़ रुपए के खिलौने मंगाए, वो कहाँ पे आए? वो आ गए इंडिया में। 1 करोड़ के खिलौने आपने इंडिया में मंगाए। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है? 1 करोड़ रुपए के मंगाने के बाद जो शिपिंग वाला होगा, शिपिंग बिजनेस की बात हो रही है ना, ठीक है, जो शिपिंग वाला बंदा होगा, ठीक है, जो चीनी होगा, जो, ठीक है, जो चीनी शिपिंग बंदा होगा, वो क्या कर रहा होगा? वो आया, उसने आपको सामान दिया और 1 करोड़ रुपए लेके चला गया। तो अब सरकार क्या बोलेगी? असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग मान लो ये आया 2023-24 में। अब क्या सरकार इसको ये बोलेगी कि भाई जो तुमने इसको 1 करोड़ रुपए का सामान दिया था उसके इंडिया में, उसके लिए आपने जो पैसे कमाए हैं उस, तो क्या आप यहाँ पे आओ, मतलब इंडिया में वापस आओ 2024-25 में एंड टैक्स का भुगतान करके जाओ। क्या सरकार इनको ये बोलेगी? चाइना के लोगों को नहीं बोल सकती। चाइना में वो मना कर देंगे, हम नहीं आ रहे। चाइना, इंडिया के पास कोई रूल नहीं है या कोई ऑफिशियल वो नहीं है, पावर नहीं है किसी भी कंट्री से दूसरे अपने इंडियन को वो वापस लाना या किसी भी पर्सन को वापस लाना टैक्स पेमेंट के लिए। तो इसमें इंडिया पैसे कैसे कमा पाएगी? इंडिया तो फंस जाएगी। ठीक है, इंडिया तो दुखी हो जाएगी, पैसे ही नहीं कमा पाएगी इस केस में। ठीक है, मोटा पैसा तो यहीं से बनना है। तो इस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर मान लो जो चाइना का या किसी भी कंट्री का जो बंदा है वो हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री में आ रहा है पैसे लेके बिजनेस करने के परस्पेक्टिव से एंड कुछ इनकम कमा के जा रहा है, तो उस केस में जो वो बंदा होगा, जो पर्सन होगा फॉरेनर, उसको 2023-24 में उसको टैक्स कब पे करना पड़ेगा? ही विल हैव टू पे टैक्स, ही विल हैव टू पे he will have to pay tax immediately। ठीक है, उसको कब टैक्स पे करना पड़ेगा? immediately after, ठीक है, immediately after selling goods in India। ठीक है, उसको गुड्स उसने बेची और तो बेचने के बाद जो है उनको उसी टाइम ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जो वहां पे कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो इस चीज को हैंडल करते हैं। ठीक है, कस्टम ऑफिसर्स को पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद जो कस्टम ऑफिसर होंगे वो क्या करेंगे? वो एक आपको वाइट सी शीट दे देंगे, अप्रूवल शीट दे देंगे। ठीक है, वो आपको अप्रूवल शीट दे देंगे। एक बार उन्होंने अप्रूवल शीट दे दी तो आपका काम बन जाएगा एंड जो आपका सामान है, मतलब जो गवर्नमेंट है, उसको टैक्स मिल जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट दोबारा खुश हो जाएगी, गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाएगा। ठीक है, उसको जब तक जाने नहीं देंगे जब तक वो टैक्स पे नहीं करेगा। तो ये हो गया शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। जो नॉन रेजिडेंट अगर शिपिंग बिजनेस करता है, एक फॉरेनर अगर हमारे यहाँ शिपिंग बिजनेस करता है, तो ये सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, पर देख लेना, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, प्लस पॉइंट हो जाता है, पर नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये होगा शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट फर्स्ट। सेकेंड वन इज असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया कौन हो गए? ये वो लोग जो इंडिया को लीव करने का प्लान कर रहे हैं, इंडिया छोड़ने का प्लान कर रहे हैं। अब इंडिया को छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, ये वर्ड सुनते ही आपको किसका नाम याद आ गया होगा? विजय भाई का। ठीक है, विजय भाई का नाम याद आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप एज एन एग्जाम्पल याद कर सकते हो। ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। तो अब इस केस में आपको क्या करना है कि जो इसमें भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूं मैं, विजय माल्या जी का केस ही लेते हैं। मान लो जो विजय माल्या जी हैं, ठीक है, इन्होंने क्या करा? विजय माल्या जी ने कमाए, कितने पैसे कमाए? मान लो 2023 से 24 के बीच में, ठीक है, 2023-24 से के बीच में विजय माल्या जी ने कमाए 100 करोड़ रुपए। ठीक है, 100 करोड़ रुपए पैसे कमाए। अब विजय माल्या जी ने सोचा कि अगर मैं इंडिया में रुका 2024-25 के आसपास तक इंडिया में रुका, ठीक है, अगर वो इंडिया में रुके तो क्या होगा? तो इंडिया में रुके तो उनको क्या करना पड़ेगा? जनरली 30% रहता है, तो उनको 30 करोड़ रुपए सरकार को देने पड़ेंगे।
ठीक है, इन्होंने सोचा कि 30 करोड़ रुपए ने सरकार को देने पड़ेंगे, तो किस चीज का टैक्स, तो इन्होंने सोचा कि मैं टैक्स से बचने के लिए काम करता हूँ। 2023-24 में मैंने धंधा कर लिया, अब 2023-24 में धंधा करने के बाद मैं टैक्स पे ही नहीं करूंगा, ठीक है, मैं टैक्स पे ही नहीं करूंगा, आई विल लीव इंडिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैं धंधा ही नहीं करूंगा, मैं लीव इंडिया को छोड़ के चले जाऊंगा। तो अब क्या होगा, उन्होंने कहा कि मैं इंडिया को छोड़ के चले जाऊंगा, तो क्या गवर्नमेंट इतनी सीधी सादी है जो इनको ऐसे सीधी मतलब वैसे जाने दिया, बट अगर ये बस इसी रीजन के उससे जा रहे होते कि टैक्स घोटाला करने के लिए इजीली जा सकते थे, वो इजीली नहीं जा सकते थे, उन्होंने कुछ अलग अलग टैक्टिक्स अपनाए, ठीक है, वो हमें भी नहीं पता कैसे भागे वो। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपको इंडिया को लीव करके जाना है तो भी आपको जो पैसा होगा, जो भी आपने 2023-24 में पैसा कमाया, उसके लिए हम आपको 5 मंथ्स का टाइम नहीं देंगे। आपको पैसे जो होंगे, आपको जो पैसे होंगे इमीडिएटली पे दिस ईयर, ठीक है, आपको इसी साल पैसा पे करना पड़ेगा अगर आप इंडिया छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक बार हेडिंग नोट कर लेना, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, तो आपको इमीडिएटली इसी साल पे करना होगा पैसा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। आई एम सो सॉरी, राइटिंग थोड़ी बेकार आ रही है, ठीक है, इमीडिएटली यू हैव टू पे दिस ईयर। अब आप बोलोगे कि गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि जो आप इंडिया छोड़ने का प्लान कर रहे हो, गवर्नमेंट को डायरेक्टली तो पता नहीं चलेगा, यू गाइस आर राइट, बट जब भी आप इंडिया छोड़ के जाने का प्लान कर रहे हो तो फिर आपको क्या चाहिए होता है, वीजा चाहिए होता है, और वीजा में सब लिखा होता है कि आप कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो या परमानेंट लीव कर रहे हो या क्या लिख कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने लिखवा दिया कि आप परमानेंटली इंडिया लीव कर रहे हो, अगर आपने उसमें लिखवा दिया परमानेंटली इंडिया लीव कर रहे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट को पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन लीव, ठीक है, देन ओनली यू कैन लीव, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, ठीक है, एक हमने वो कर लिया था अभी। एक सेकंड वन इज, एक बंदा अगर इंडिया को छोड़ के जाने का प्लान कर रहा है, अगर फर्स्ट हमने देखा कि अगर शिपमेंट से कुछ सामान आ रहा है, तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस कर लिए हमने। थर्ड वन इज, वेट, assessment of association, okay, so third one is assessment of association of person or body of individual or artificial judicial person formed for a particular event or purpose। ये इतनी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं वो हम इसी वीडियो में कवर करेंगे आगे, बट मैं आपको बेसिक्स आउटले दे देता हूँ। तो ठीक है, थर्ड एक्सेप्शन क्या है कि जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, राइट। असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, जो ग्रुप ऑफ पीपल कुछ पर्टिकुलर इवेंट के लिए काम करते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, जो मेरे टीचर ने मेरे को एक बार दिया था, मुझे दिमाग में रट गया था। सो द थिंग इज, सपोज एक है बंदा हमारा, ठीक है, ये है राम, शाम ले लेता हूँ, ये है राम, इसका काम है मान लो उसका टेंट का, इसका काम है टेंट लगाने का, ठीक है। अब और एक दूसरा बंदा है श्याम, ठीक है, इसका काम है फूड कैटरिंग का, ठीक है, इन दोनों का काम ये है। अब हमारा जैसे कि आपको पता होगा वेडिंग सीजन चल रहा है, तो मान लो आपके ही घर में किसी की शादी है, तो आप गए यहाँ पे टेंट वाले के पास, ठीक है, आप गए टेंट वाले के पास कि भाई वेडिंग करानी है, ठीक है, वेडिंग करानी है, तो मेरे को, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ, आप मेरे को खाने वगैरह सब चीज का करवा देना, एंड आई कैन पे जो भी XYZ अमाउंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा फिर, राम बोलेगा कि अच्छा मेरे पास तो टेंट का ही काम है, एक काम करता हूँ शाम से और पूछ लेता हूँ कि वो फूड केटरिंग लगा लेगा, तो ठीक है। तो इस बात करने के बाद जो राम और श्याम जो हैं, राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम जो हैं वो साथ में काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, ठीक है, राम एंड श्याम साथ में काम करते हैं, ठीक है, राम एंड श्याम के करते हैं वो दे वर्क टुगेदर, एंड साथ में काम कैसे क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राम एंड श्याम वर्क टुगेदर एंड आफ्टर वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड,
ठीक है, अब वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट मान लो कंप्लीट हो गया, वेडिंग में उन्होंने कमा लिए 30 लाख रुपए कमा लिए उन्होंने, ठीक है, 30 लाख एज अ प्रॉफिट कमा लिया। अब दोनों ने अपने अपने शेयर वगैरह लेकर, अब वो तो क्या करेंगे कि वो चले जाएंगे, बट गवर्नमेंट ये कहेगी अगर आपने जो इस शॉर्ट टाइम के लिए में पैसा कमाया है कोलैबोरेशन से, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कोलैबोरेशन करके जो पैसा कमाया है, उसका टैक्स आपको वेट उसका टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसका टैक्स आपको कब देना पड़ेगा? उसका टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ेगा। कूल, ठीक है। इसके साथ आपको थर्ड पॉइंट भी आई गेस क्लियर हो गया होगा। क्या क्या पॉइंट करे हैं एक बार वो भी गो थ्रू कर लेते हैं। एक शिपमेंट वाला कि अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ कोई शिपमेंट ला रहे हैं इंडिया के अंदर, तो वो पैसे प्रॉफिट का हिस्सा उसी टाइम देते हुए जाएगा। सेकंड वन वॉज हाँ, अगर कोई पर्सन इंडिया लीव कर रहा है तो उस केस में आएगा। थर्ड वन इज कि जहाँ पे एसोसिएशन कुछ लोग मिलके काम करते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी इवेंट को हैंडल करने के लिए, तो उनको वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट उनको पैसे देने पड़ते हैं। बट मैं आपको बताऊं तो इसमें एक वर्ड यूज हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल, जुडिशियल पर्सन। ये सारे क्या हैं, ये क्या क्या चीजें हैं, ये आपको नहीं अभी समझ आ रही होंगी, बट ये जल्द ही आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर मैं इसका डिटेल्ड आउटले बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। कूल, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया है। अब फोर्थ पॉइंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, ये कौन सा फोर्थ एक्सेप्शन क्या है कि अगर एक पर्सन है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर कर रहा है, किस मोटिव से, कि वो टैक्स से बच जाएगा, ठीक है, उस मोटिव से, तो वो चीज क्या है उसे देखते हैं। ओके, सो फोर्थ वन जो मैंने आपको बताया, तो उसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि अगर एक मतलब ये बहुत जनरली होता है कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी मतलब कि जो लोग हैं वो अपना घर ट्रांसफर कर देते किसी और के नाम, ठीक है। मान लो कि आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी XYZ पर्सन को बेच दी 60 लाख में, ठीक है, और गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी अगर इनकम 22 लाख से ज़्यादा है, मतलब 22 लाख से ज़्यादा का आप सेल कर रहे हो, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो उस केस में होगा क्या, आपका कि इस केस में आपने क्या करा कि 60 लाख है, उसने बोल दिया कि मुझे 4 ईयर में दे देना ये पैसे, 15 लाख ईच ईयर, तो इसमें मैं टैक्स से बच जाऊंगा। तो क्या गवर्नमेंट आपको बचने देगी? क्या आपको लगता है गवर्नमेंट इतनी सीधी सादी है? नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि इसमें मान लो घर जो था, जिसमें आपको एग्जाम्पल दिया, तो गवर्नमेंट क्या कहेगी कि आपको इसी ईयर जब घर सेल करा तब ही टैक्स पे करना होगा। कूल, ठीक है। आपको समझ आ रही है गवर्नमेंट की चालबाजियां, कितनी गवर्नमेंट तेज है हमारी, और हम इतने सीधे साधे रह गए, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है। अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ इज डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस क्या होता है? डिसकंटिन्यूड बिजनेस हो गया कि अगर आपका धंधा बीच में बंद हो जाए, अगर आपका धंधा बीच में बंद हो जाए, मान लो आपने जो बिजनेस था वो 31st आई वुड से जुलाई, नहीं 31st, अब मेरे को नहीं पता 31st क्या है, ठीक है, मैं लेके चलता हूँ 31st जुलाई। आपने अपना धंधा जो है 31st जुलाई को बंद कर दिया, या 28 जुलाई को बंद कर दिया, ठीक है। आपने अपना धंधा 28 जुलाई को बंद कर दिया। अब 28 जुलाई को बंद कर दिया आपने अपना धंधा, तो और आप क्या कह रहे हो कि अब मैं टैक्स पे करने से बच जाऊंगा, कम से कम टैक्स तो पे नहीं करना पड़ेगा। नहीं छोड़ेगी सरकार तुम्हें। सरकार बोलेगी कि अगर गवर्नमेंट विल से कि अगर आपने कुछ दिन भी काम करके पैसे कमाए हैं तो भी यू विल हैव टू पे टैक्स, ठीक है, विल हैव टू पे टैक्स।
ठीक है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस आपको आई होप क्लियर हो गया। ये सेक्शन 176 से अगैन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका मन हो याद करने का तो यू कैन डू इट, इट्स ऑल ऑफ योर चॉइस। ठीक है, 5th पॉइंट भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज कि हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पर्सन किसे कहते हैं। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो पर्सन किसे कहते हैं, कोई भी बंदा जो आसपास दिखे उसे हम पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, पर इनकम टैक्स में पर्सन की भी कैटेगरीज बहुत सारी हैं कि पर्सन भी अलग अलग टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। पर्सन क्या होता है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग किस किस लोगों को पर्सन बोला जाता है। सो फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के कितने पार्ट्स होते हैं, 5-6 होते हैं, उसमें फर्स्ट है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन होता है, इंडिविजुअल एक नेचुरल पर्सन होता है, दैट इज अ ह्यूमन बींग। ठीक है, इंडिविजुअल क्या होता है, एक नेचुरल पर्सन होता है जैसे हम ह्यूमन बींग कहते हैं। इसमें मेल फीमेल माइनर चाइल्ड सब आ जाता है इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, इंडिविजुअल कौन होता है, कोई भी एक आम आदमी जैसे जिसको हम एज अ पर्सन समझते थे। तो पर्सन के अंदर एक और कैटेगरी आती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा 3-4 बार, आपको पता होगा क्या होता है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है, एक लीगल एंटिटी होती है इंडिया में जो जॉइंट हिंदू फैमिली को प्रिविलेज मिला जाता है, जिसमें एक बिजनेस जो होता है वो एक जॉइंट फैमिली कैरी आउट करती है, जिसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, चाइल्ड बच्चे भी इन्वॉल्व होते हैं। एक्सटेंडेड रिलेटिव मतलब कि अगर आप मेल हो, आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर हो और आपकी किसी लड़की से शादी हो जाती है, जो मतलब एक से शादी हो गई, तो जो लड़की आपके उस घर का पार्ट बनेगी वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनेगी। तो ये हो गया एक्सटेंडेड रिलेटिव्स। ठीक है, अब HUF का फायदा क्या होता है हम आने वाली वीडियो में थोड़ा बहुत देखेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रिविलेज होता है उससे जो है आप बहुत अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हो। आई गेस हल्दीराम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ HUF। एग्जाम्पल हल्दीराम भी किसका पार्ट है, इज पार्ट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कूल, ठीक है। एंड जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है वो आपको पता होगा कौन लीड करता है, इट इज लेड बाय सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ फैमिली, दैट इज कर्ता। ठीक है, ये हो गया। थर्ड वन इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म होता है ये बिजनेस जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग साथ में आते हैं एंड अपने वर्क को, प्रॉफिट को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। पार्टनरशिप फर्म बेसिकली जिसमें दो से ज़्यादा लोग मिलके काम करते हैं एक कंपनी के अंदर एंड अपनी कंपनी को रजिस्टर कराते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट। रजिस्टर करा रहे हैं तो ही ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी ऑथेंटिकली, वरना ये कोई पार्टनरशिप फर्म इसको कोई नहीं कह सकता है। एज अ प्रूफ आप प्रूफ ही कहे कि आप पार्टनरशिप फर्म हो। ठीक है, HUF हो गया, इंडिविजुअल हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया। फोर्थ वन इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, मैंने आपको देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन ये रहा, इसका जिक्र होगा आगे, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बताऊंगा मैं, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन बताऊंगा, सब बताऊंगा अभी। ठीक है, तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, ये भी पर्सन की 4th कैटेगरी में आता है। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो गया जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग दो या दो से ज़्यादा पर्सन साथ में आते हैं टू वर्क ऑन अ स्मॉल बिजनेस। एक स्मॉल बिजनेस पे काम करने के लिए आते हैं, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही अपना जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते ही अलग अलग हो जाते हैं। ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें वही एग्जांपल आएगा शादी वाला एग्जांपल दैट आई गेव 5 मिनट बैक। ठीक है, तो ये इसमें वही वाला एग्जांपल है जो शादी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जिसमें एक केटरिंग वाला होता है और एक टेंट वाला होता है। दोनों बात करके वो कॉन्ट्रैक्ट करके बिजनेस करते हैं एंड छोटे टाइम में प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। ये हो गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब फिफ्थ टाइप ऑफ पर्सन किसे कहते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वो भी पीछे था। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल, वहाँ तो दो या दो से ज़्यादा पर्सन। अब पर्सन में क्या हो गया, पर्सन में सारे लोग आ गए जो भी अभी तक हमने पढ़े थे, ऊपर नीचे जितने भी लोग थे। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो गया एंड पार्टनरशिप फर्म हो गया, सब आ जाएंगे हमारे पर्सन के अंदर। पर इंडिविजुअल में क्या होगा, वही दो लोग, दो आम इंसान साथ में आके जब एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, बिना अपने आप को रजिस्टर कराए, उसे कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट। फॉर एग्जाम्पल कि
इसमें मान लो कि आपका कारपेंटर का काम है विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ, ठीक है, आपको कारपेंटरी का काम है, आपने देखा कि आपको लेबर की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है, आपको लेबर की जरूरत पड़ गई थी किसी की, ठीक है, आप क्या हो, कारपेंटर हो, आपको लेबर की भी जरूरत पड़ गई, ठीक है, आप हो कारपेंटर, आपको एक लेबर की जरूरत पड़ी, ठीक है, आपको एक लेबर की जरूरत पड़ी, तो जब आपने उसको बोला कि मेरे साथ आ जाओ, थोड़ा एक प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है ना, आपको मैं इतने इतने पैसे दे दूंगा, तो ये जो डील डन हुई इसे क्या कहते हैं हम, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, में दो आम इंसान साथ में आके काम करते हैं, और ये लोग कोई अपने आप को काम करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड तो नहीं कराते हैं, तो ये हो गया आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हमारा क्लियर हो गया है। एंड नाउ सिक्स्थ वन इज लोकल अथॉरिटी, ठीक है, 6 टाइप ऑफ पर्सन कैटेगरी क्या होती है एज पर इनकम टैक्स, ये है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में क्या आता है, लोकल अथॉरिटी में पंचायत आती है, एमसीडी आती है, म्यूनिसिपल कमेटी आती है, बेसिकली इसमें सब कुछ वो आता है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उन वो भी तो कुछ पैसे कमा रहे होंगे, तो हम उनसे भी इनकम टैक्स लेते हैं, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज हो गई ये। एंड सेवंथ इज आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में कौन आ गया, भगवान जी, मतलब हमने टैक्स के लिए भगवान जी को भी नहीं छोड़ा, अब जो गवर्नमेंट है वो भगवान जी से भी टैक्स लेती है। अब आप बोलोगे भगवान जी से कैसे टैक्स ले लेगी, भगवान जी से डायरेक्टली नहीं लेती पर इनडायरेक्टली ले लेती है, जहाँ जब भगवान जी रहते हैं वहाँ पे उनसे टैक्स ले लेती है। फॉर एग्जाम्पल टेम्पल में से टैक्स लिया जाता है, मॉस्क्यू से लिया जाता है, चर्च से लिया जाता है, गुरुद्वारा से लिया जाता है, जो भी वो पैसे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से कुछ परसेंट गवर्नमेंट भी अपने पास लेती है, तो ये गॉड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। स्कूल, जो स्कूल में फीस आ रही है, कॉलेजेस में फीस आ रही है, इन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये हो गया आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये भी पीछे जिक्र हुआ था इस वर्ड का भी, तो इसको मैंने समझा दिया, ठीक है। ये 7 चीज़ें क्या आएंगी, किस में आएंगी, ये 7 चीज़ें पर्सन वाली कैटेगरी में आएंगी एज पर इनकम टैक्स 1961, ठीक है। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो गया। एक और है छोटा सा, दैट इज कंपनी। कंपनी क्या होता है, कंपनी होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप को कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर कराती है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं, उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी का भी आपको आइडिया होगा, ठीक है, आपको आइडिया लग गया होगा कि 8 टाइप के लोग कौन होते हैं, ठीक है। पर्सन के अंदर 8 पीपल्स आते हैं जो मैंने आपको बता दिया है। अब आप मुझे वो 8 लोगों के नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, और इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो विदाउट रिपीटिंग दिस थिंग, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप कितने सिंसियर हो, आप नोटबुक लेके बैठे हो या फिर बस आप वीडियो को सेक ऑफ कंप्लीशन के उससे वीडियो को देख रहे हो, राइट। ये हो गया कंपनी का। तो जो अब हम आगे जो डिटेल्ड वे में करेंगे, ये तो बेसिक टर्म्स ऑल कवर्ड, ठीक है, बेसिक टर्म्स हमने कर लिए हैं सारी। अब जो हम सारा करेंगे, जैसे हमने देखा कि इसमें होते तो 8 टाइप के पर्सन है, पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे आगे पूरा, हम किसके बारे में आगे पूरा पढ़ेंगे, हम आगे पूरा पढ़ेंगे इंडिविजुअल के बारे में। हम किसके बारे में आगे पूरा पढ़ेंगे, हम आगे सोलली किसके बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल के बारे में, राइट। सो इसी के साथ साथ हमारा जो यूनिट 1 का पार्ट 1 है वो खत्म होता है, जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज कवर करी। एंड आगे जो भी चीज़ें हम कवर करेंगे वो बहुत एफिशिएंट वे में करेंगे, लाइक वी यूजुअली डू, ठीक है। बाकी कोई डाउट आता है तो फील फ्री टू रीच मी आउट थ्रू कमेंट सेक्शन। एंड yeah, this is all in this video. Thank you so much for your support. Tata, take care, bye bye.